हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जावा के कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। जावा कंट्रोल स्टेटमेंट या ये कंट्रोल फ्लो इन जावा। तो मैं बता दूं कि ये होता क्या है। तो ये जावा प्रोवाइड करता है यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ द जावा कोड, यानी हम जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। वैसे तो नॉर्मली मैं बताऊँ कि नॉर्मली जो कोड होता है एग्जीक्यूट होता है टॉप टू बॉटम होता है, लेकिन हम कुछ कंडीशन लगा देते हैं कुछ कि जो एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट हो, या कोई मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, या दो कंडीशन लगाते हैं जो ट्रू हो तभी हमारा स्टेटमेंट हो प्रिंट हो। उस कंडीशन के लिए हम कंट्रोल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये थ्री टाइप्स का होता है। पहला डिसीजन मेकिंग, और दूसरा होता है लूप स्टेटमेंट, और तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक आता है और कंटिन्यू आता है, जबकि लूप स्टेटमेंट आपका डू वाइल हो गया, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, और डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट। और डिसीजन में यदि डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट होता है, सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है। वैसे तो ये तो डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल में जाएंगे और वहाँ पर हमारी टर्बो सी यानी प्रोग्रामिंग सी के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, या तो पीएचपी के ट्यूटोरियल में देखते हैं, या पाइथन के ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैं डिटेल में इसको बताया हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। वैसे हर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सब में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। तो यदि आपको डिटेल में पढ़ना है डेफिनेशन के थ्रू, सिंटेक्स के थ्रू, तो आप इस प्रोग्रामिंग सी प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट नाम का एक मैं ट्यूटोरियल बनाया हूँ, उसको आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है तो वहाँ मैं बता चुका हूँ। और इसका जावा के अंदर हम क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन बता देंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जावा के अंदर। तो इसका हमें प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जावा कोडिंग के अंदर जावा के अंदर इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग में बताया था कि इफ स्टेटमेंट होता है और स्विच होता है। तो सिर्फ इफ स्टेटमेंट में भी कई होता है, इफ स्टेटमेंट होता है, फिर इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, नेक्स्ट इफ होता है। तो कई सारे टाइप होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का मतलब कि जब हम कंडीशन लगाते हैं, जब हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स की कंडीशन में हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि कंडीशन एक ही होता है। यदि कंडीशन ट्रू रहा तो हमारा प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया हो ए, और ए में वैल्यू इनिशियलाइज की हो 12, और इसको मैं चेक कराऊँ कि यदि ए जो है 40 से बड़ा है, यानी कंडीशन में लगाया कि ए का जो वैल्यू है 40 से बड़ा है, तो वह प्रिंट होगा। एक मैसेज प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर मैसेज हम प्रिंट कराएंगे ए इज लार्ज देन 40। तब देखेंगे कि हमारा यदि कंडीशन है, यदि ये कंडीशन को यदि मैच करेगा तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैसेज में डाल देता हूँ कि हमारा ए का जो वैल्यू है ए इज ग्रेटर देन 40। यदि ए जो है 40 से बड़ा है तभी हमारा ये स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अदरवाइज इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं वैसे तो कंडीशन में ये जो कंडीशन दिया हूँ, ये जो हमारे एक वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, यानी यह आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो मैं बताया था कि फॉल्स की कंडीशन में ये हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो इसको मैंने कंपाइल कराते हैं, पहले कंपाइल हमारा कंप्लीट हो गया और इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कोई वैल्यू आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था, फॉल्स हो गया। तो मैं बताया था कि फॉल्स की कंडीशन में हमारा यह आउटपुट नहीं है, केवल ट्रू की कंडीशन में हमारा आउटपुट देगा। अब ये थोड़ा आपको हिंट भी देता है, तो कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स की कंडीशन में हमारा आउटपुट नहीं देगा, केवल ट्रू के कंडीशन में हमें आउटपुट देगा। कंडीशन इज ट्रू। अब हम क्या करते हैं कि अब बदल देते हैं ए इज लेस देन 40।
तब हमारा वो जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इफ इस स्टेटमेंट क्या होता है कि जब कंडीशन हमारा ट्रू रहता है तभी हमको आउटपुट देता है, तो तभी स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन में हमें कोई आउटपुट नहीं देता है। अब देखिए इफ इल्स, अब इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें के अंदर दो कंडीशन होता है, यदि कंडीशन हमारा ट्रू हो तो भी प्रिंट होगा, फॉल्स के कंडीशन में भी प्रिंट है, यानी कोई ना कोई हमारा कंडीशन मैच करेगा ही करेगा। तो अभी जो उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से उसी में एडिट कर देते हैं। इफ तो हुआ पहले से था, एल्स की कंडीशन में डाल देते हैं। यदि हमारा ए 40 से बड़ा है, छोटा है, तब तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज सेकेंड वाला प्रिंट होगा। तो इफ एल्स का यही मतलब है कि पहले कंडीशन को चेक करेगा, यदि ट्रू रहेगा तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स रहेगा तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब हम चेक करते हैं आउटपुट हमारा, इसको कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा। तो पहले वाला स्टेटमेंट में बताया था कि जब कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा तो पहला वाला स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो सेकेंड तो करेगा ही करेगा। अब थोड़ा यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, जो वैल्यू हमारा है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चेंज करके देखता हूँ, नहीं सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि उसी को उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अभी तो हम एक ही इफ एल्स लगाते थे, अब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि हमने वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल लिया और तीनों में वैल्यू हमें असाइन कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा है, यानी इसमें से कौन सा वेरिएबल, कौन सा वैल्यू बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो उसको चेक करने के लिए हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं। मैंने 3 वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू इनिशियलाइज किया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। अब ए बी से यदि बड़ा हो गया तो फिर हम चेक करें कि ए सी से भी बड़ा है। यदि सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा आपका ए हो जाएगा, और यदि नहीं है तो सी बड़ा होगा। पहला जो कंडीशन लगाया उसके अंदर भी कंडीशन में लगा दिया कि ए बी से बड़ा है, तो कोई ज़रूर नहीं कि ए सी से बड़ा होगा। तो फिर अब मैंने क्या किया, सी को भी चेक करा दिया कि सी, यदि ए सी से भी बड़ा है तब सबसे वैल्यू लार्ज वैल्यू ए होगा, और उस वैल्यू को यहीं पर प्रिंट करा देंगे। यदि यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब उस कंडीशन में हमारा सबसे बड़ा कौन होगा, लार्जर वैल्यू क्या होगा, सी होगा, लार्जेस्ट वैल्यू सी हो जाएगा। अभी जो पहला मैं कंडीशन लगाया था उसके अंदर कंडीशन लगाया था उसका अभी इल्स पार्ट बचा है और पहले कंडीशन का भी इल्स पार्ट बचा है। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और नीचे इसका इल्स पार्ट कर देते हैं। यदि ये कंडीशन फॉल्स रहा तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सी को प्रिंट करा दें, क्योंकि यदि ए सी से बड़ा नहीं हुआ तो सी ए से बड़ा हो जाएगा, और ए बी से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा सी हो जाएगा। अब पहले जो कंडीशन लगाया था ए ग्रेटर देन बी, उसके अंदर कंडीशन लगाया, उसको कंप्लीट हो गया। अब इसके इल्स पार्ट, अब यहाँ पे क्या क्या करते हैं कि फिर अब कंडीशन लगाते हैं। अब इल्स के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ हम लगाते हैं कि ए बी और सी को चेक करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए बी को चेक कर लिया, ए सी को चेक कर लिया, तो ए का कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, बी सी से चेक करते हैं। यदि बी हमारा सी से बड़ा है तो सबसे बड़ा बी होगा, अदरवाइज सी हो जाएगा। तो यही कंडीशन सेम यहाँ पर फॉलो करते हैं, प्रिंट कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ कि बी जो है लार्जेस्ट नंबर होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैं देखता हूँ बी लार्जर देन लार्जर नंबर, और उसी बी को हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्लस बी की वैल्यू को भी प्रिंट करा देते हैं। और इसका इल्स पार्ट, यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो, यदि हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो
सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या किया, मैं कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ पर जहाँ इफ़ है वहाँ पर हम क्या डाल देंगे, इल्स डाल देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ इसको हटाकर हम इल्स कर देंगे। कब होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी बी जो है सी से छोटा हो जाएगा, तब यहाँ पर हम सी को प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर मैं सी बी का स्थान पर सी कर देता हूँ, तो हमारा काम हो जाएगा। अब चेक करते हैं हमारा, इसको आउटपुट चेक करते हैं। पहले कंपाइल किया, एरर बता दिया है कि 2 एरर है। अब इस एरर को ढूंढते हैं कि है कहाँ। सेमीकोलन बता रहा है कि सेमीकोलन छूटा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अच्छा हाँ, वैल्यू जो इनिशियलाइज किया हूँ हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन होना चाहिए, तब हमारा काम हो जाना चाहिए। अब इसको कंपाइलेशन कंप्लीट होगा और एग्जीक्यूट कर दिया। और सबसे मैं देखता हूँ कि ए जो है बड़ा हो गया है, क्योंकि ए का जो वैल्यू है सी बड़ा हो गया, क्योंकि सी का वैल्यू जो है 34, तो हमारा कंप्लीट। अब थोड़ा वैल्यू में चेंज करके देता हूँ कि जो मैं बी का वैल्यू दिया था 21, यहाँ 52 दे रहा हूँ। अब फिर मैं कंपाइल करता हूँ और उसको रन करा के देखता हूँ कि हाँ वैल्यू हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा आउटपुट भी आ गया, यानी बी क्या है, लार्जेस्ट नंबर हो गया, और उसके साथ साथ उसका वैल्यू भी आ गया। तो ये हमारा नेस्टेड इफ इस कंडीशन के अंदर आता है, इफ इस कंडीशन, नेस्टेड इफ इल्स। अब हम नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इल्स इफ। अभी मैं कर रहा था इफ इल्स, अब मैं कहता हूँ इल्स इफ स्टेटमेंट। इसके लिए मैं इसका वेरिएबल लेता हूँ मार्क्स, और मैं यहाँ पर मैं मार्क्स चेक करता हूँ जो बच्चे, एक स्टूडेंट का मार्क्स वो किस डिवीजन के अंदर आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब होता है ग्रेडिंग जो सिस्टम होता है, वो उसको उस टाइप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इस इफ इल्स इफ का यूज करते हैं। तो हमने ए मार्क्स लिया और उस मार्क्स को हम चेक करते हैं कि किस ग्रेडिंग में आता है, और यहाँ पर मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ वो हमारा क्या है, स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, यानी यूजर के द्वारा इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैसेज पास कर देते हो इंटर मार्क्स इंटर फिल करेगा और वो कंडीशन को चेक करेगा। तो यूजर के इनपुट के थ्रू हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, स्कैनर और यस न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, कि जब भी हम यूजर के थ्रू इनपुट कराते हैं तो इस स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। अब मार्क्स को हम चेक करते हैं कि मार्क्स हमारा जो है, अब इसको मार्क्स के अंदर हम एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर टाइप के नंबर को डालते हैं हम, क्योंकि मार्क्स जो आता है अक्सर इंटीजर में ही आता है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यदि हमारा जो मार्क्स है, जो मार्क्स हमने इनपुट कर रहा हूँ, तो वह ग्रेटर देन आर इक्वल 60 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल 100। यदि स्टूडेंट का जो मार्क्स है 60 और 100 के बीच है, तो उसको जो हम फर्स्ट डिवीज़न कर देते हैं, एक मैसेज पास करा देंगे, वहाँ पर हम दिखा देंगे कि यह जो इसका जो लड़का है ये फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट जो कंडीशन हम लगाते हैं, अब वहाँ पर हम इल्स इफ डालते हैं, और वहाँ मैं डालता हूँ कि जो मार्क्स है, बच्चे का मार्क्स है वो 50 और 80 के बीच आता है, तो हमारा सेकेंड डिवीज़न हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं, फिर वहाँ हम डालते हैं इल्स इफ, और वहाँ मैं क्या करता हूँ कि जो नंबर डाल देता हूँ 35 और 50 के बीच। यदि इसके अंदर, इसके रेंज में यदि बच्चे का नंबर मार्क्स आता है तो उसको मैं थर्ड डिवीज़न कर देता हूँ। इसके बाद जो लास्ट कंडीशन होगा, अब वो इससे भी कम आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, फेल कर देते हैं। तो ऐसे ग्रेडिंग या बनाने के लिए हम इल्स इफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं कि हम चेक कर देते हैं कि हमारा जो लास्ट इनमें से कोई नहीं रहता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, बच्चे को फेल कर देते हैं। अब फिर इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो
हमारा आउटपुट आ गया। जैसे यहाँ पर हमने नाम इनपुट करते जाएंगे, नंबर जो है इनपुट करते जाएंगे, उसी के अनुसार उसको वो डिवीजन में कैटेगराइज करता जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ऐसा कंडीशन हम बनाते हैं इस में बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे नंबर को मैच कराएगा कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर वो मैच करेगा वो उसी को मैसेज को पास कर देगा कि फर्स्ट डिवीज़न है कि थर्ड है कि फेल है। और उसके साथ हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ की बात करूं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा स्विच स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइप के केसेस होता है। जो केसेस मैच करता है उसके रिस्पेक्ट वो क्या करता है, आउटपुट हमें देता है, मैसेज पास करता है। तो स्विच स्टेटमेंट को बोलते हैं मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे हम नेस्टेड इफ एल्स में पढ़ा रहे थे उसी के सेम ये भी मल्टीपल कंडीशन आता है और इसमें केसेस होता है, मल्टीपल केसेस होता है। जो केसेस के अंदर ये मैच करता है, फॉलो करता है, तो उस केस के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट देता है। इस सिंटेक्स की बात करूँ तो पहले स्विच और इसमें एक्सप्रेशन आता है और केस वैल्यू यानी केस 1 आता है, फिर केस 2 आता है। उसके रेसिपी पे उसके स्टेटमेंट को हम प्रिंट करते हैं और लास्ट में उसको ब्रेक कर देते हैं ताकि पहले केस के बाद तुरंत ब्रेक हो जाए। यानी जो केस मैच करेगा उसी पर ब्रेक होगा, नेक्स्ट वाले पर ना जाए। यदि ब्रेक नहीं करेंगे तो उसके नीचे के अंदर ऊपर के अंदर जितने भी केसेस मैच करेगा उस सबको आउटपुट दे देगा। इसलिए लास्ट में उसको हम ब्रेक कर देते हैं कि जो केस मैच करेगा, जिस केस के अंदर आता है उसी की वैल्यू को प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम स्विच केस का कैसे जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो वहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर हम एक कैलकुलेटर टाइप को कैलकुलेटर बनाते हैं और उसके अंदर जैसे में ऑपरेटर होगा और ऑपरेंड होगा, यानी 2 नंबर होगा और जब जैसे हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वही हमारा कैलकुलेशन देता है। जैसे मैं एडिशन का प्लस का साइन का यूज़ करूं तो एडिशन हो जाए, माइनस करूं तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लाई का साइन करूं तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड का साइन दूं तो मेरा डिवाइड होगा। प्रोग्राम एक ही रहेगा, बस आउटपुट हमारा जिस टाइप में हमें आउटपुट लेना है तो उस टाइप में हम आउटपुट ले सकते हैं। ये सिंपल एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है जो जावा के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हमने इसके लिए 2 ऑपरेंड ले लेने, ए बी ले लिया, इसके अंदर वैल्यू होगा और ये उसका रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और सी एच एक वेरिएबल लिया जो ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सी एच ले लिया। अब ये 2 वेरिएबल है, इनका जो वैल्यू है इनिशियलाइज करने के लिए हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन का यूज़ करते हैं, यानी स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं कि जब हम वैल्यू को रन कराएं तो वहाँ पर वैल्यू को हम पास करें। तो ए और बी का वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे ताकि जब हम रन करें प्रोग्राम तब वहाँ पर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करें। तो ए के अंदर येस डॉट नेक्स्ट, और जो वैल्यू में इनिशियलाइज करेंगे तो इंटीजर टाइप का होगा, इसने नेक्स्ट इंट पास कर दिया। उसी तरह से बी का भी एस डॉट नेक्स्ट और इंट फंक्शन का यूज करते हैं। इससे हमारा जो रन टाइम में जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू ये ले लेगा। अब इस प्रिंट कराते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम इसके मैसेज को, एक छोटा सा मैसेज को प्रिंट करा देते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा। अब तो देखो 2 वेरिएबल था, 2 ऑपरेंड था, उसके वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हम तो मैसेज पास कर दिए। अब हम जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर इंटर और चॉइस का मतलब यहाँ पर ऑपरेटर का सिंबल यूज़ करेंगे। यदि हम प्लस यूज़ करना हो, माइनस यूज़ करना हो, या एस्टेरिक यूज़ करना हो, या डिवीजन यूज़ करना हो, उसके लिए भी हम रन टाइम वहीं पे ले लिए। जैसे 2 ऑपरेंड ले लिया, फिर उसके बाद हम प्लस लेंगे, या तो एडिशन लेंगे, या तो सब्ट्रैक्शन लेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन एस्टेरिक यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी हम क्या करें कि वहाँ पर रन टाइम भी इसके वैल्यू को भी हम इनपुट कराएंगे। अब इसके लिए हम जो वेरिएबल लिया था सी एच, और सी एच को मैंने क्या किया, एस डॉट नेक्स्ट इंट में डाल दिया। अब स्विच केस के यूज़ करके सबसे पहले स्विच, और उसके अंदर मैसेज में पास कर दिया जो ऑपरेटर था उसी को हमने स्विच के अंदर पास कर दिया। तो यहाँ से हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या आता है, स्टार्ट होता है, और यही जो
हम ऑपरेटर इंसर्ट करेंगे वह इसके केसेस से मैच करेगा कि वो किस केस के अंदर आता है। अब यहाँ केस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस, और यहाँ पर एक जो आउटपुट होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर रिजल्ट में डाल देते हैं, रिजल्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ ए प्लस बी, यानी दो ऑपरेंड ए और बी ऑपरेंड है, और प्लस क्या है, तो ऑपरेटर है, और रिजल्ट में ए प्लस, ये एडिशन का हमने प्रोग्राम यहाँ पहला जो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट केस पर हमें एडिशन कर रहा हूँ। अब ये हमारे फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देंगे, और उसके अंदर हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। और तो इस केस के अंदर जैसे मैंने 1 प्रेस करता हूँ तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, एडिशन कर देगा, केस 1 के अंदर आएगा। और जैसे स्टेटमेंट कंप्लीट होगा इसके नीचे ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा, इसी स्टेटमेंट को ही केवल प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ कि जो कंडीशन, जो केसेस मैच रहेगा केवल उसी का ही आउटपुट देगा। यदि ब्रेक मैंने नहीं लगाता तो बहुत सारे जितने भी केसेस है सबको आउटपुट दिखा देता है, शो कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। इसी तरह से हम जितने बाकी जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन होगा, इससे सेम टू सेम इसी को सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट में हम क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एक केसेस होता है कि यदि इन केसेस पे कोई केस मैच नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने 4 केस दिया, पहले केस में एडिशन दिया, दूसरे में सब्ट्रैक्शन दिया, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन दिया, चौथे में डिवीजन दे दिया। इन चारों क्वेश्चन में से यदि कोई मैच नहीं करता है तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज शो करा दूंगा कि जो आपने चॉइस डाला था वो रॉन्ग है। ये कब होगा, जब ये केसेस मैच नहीं होगा, जो किसी केसेस के अंदर अब नहीं आएगा, उस कंडीशन में प्रिंट होगा। यदि इसके अंदर आता है तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन अदरवाइज नहीं आ रहा है, कोई केस नहीं मैच कर रहा है, तो उस केस में हमें वहाँ डाल देंगे मैसेज पास करा देंगे हमारा क्या है, आपका रंग चॉइस है, जो आप डालना चाहते हो वो नहीं डाले हो। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक्सिक्यूट करा के दिखाते हैं, कंपाइल करा के दिखाते हैं, और जहाँ जहाँ मैं इनपुट लिया हूँ उसको मैं हाईलाइट कर दिया, और ये इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंपाइल कराते हैं, और थोड़ा मैं चेक कराता हूँ कहीं एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं हुआ है हमसे। अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया, यानी कोई एरर नहीं है। अब जैसे मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू मांगता है, ए और बी का वैल्यू मैं बताया था कि ए और बी का वैल्यू मांगेगा। फिर उसके बाद हमें ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, ऑपरेटर कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, कौन एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, आउटपुट देगा हमारा। जैसे जैसे हम इसमें डालते जाता हूँ वो हमारा उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। यदि 1 डालेंगे तो हम एडिशन हो जाएगा, 2 डालेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 डालेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई होगा, 4 डालेंगे तो डिवीजन होगा। और इन केसों में से कोई भी नहीं डालते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस होगा। यानी जो यूजर चाहता है नहीं इनपुट किया है, जो सिस्टम चाहता नहीं इनपुट किया, तो वहाँ पर हमारा रॉन्ग चॉइस से बताएगा कि आपने जो डाला था गलत डाला था। इस तरह से इसका भी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट मैं बता दूं कि इसका यूज तब होता है जब हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लूप स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जावा में 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। यानी 4 लूप जो है जावा सपोर्ट करता है।
तो इन दिनों का एक ही मकसद है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं, बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम इस लूप का यूज़ करते हैं। किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ, सी हो, जावा हो, या आपका PHP हो, पाइथन हो, उसके अंदर लूप जो कंसेप्ट है यही है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखेंगे जावा के अंदर कि हम कैसे एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना, कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल है उसमें प्रोग्रामिंग सी के ट्यूटोरियल में जा कर के आप देख सकते हैं लूप के बारे में। अभी आप कंडीशन के बारे में दिखाया था, तो अब लूप के बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके मैं डिटेल में बताया हूँ कि लूप को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। और नहीं समझा हो तो PHP के ट्यूटोरियल में भी हमें बताया हूँ, लूप के बारे में बताया हूँ, कंडीशन के बारे में बताया हूँ, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी स्टेटमेंट है, सबके बारे में डिटेल में दिया हूँ वहाँ पर। तो वहाँ से आप देख सकते हैं यदि ये समझ में। यहाँ पर मैं केवल इम्प्लीमेंट करूँगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जावा के अंदर, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इसका जावा के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि जावा के अंदर वही सेम वही कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, कोडिंग कैसे करेंगे। तो डिफिनीशन और सिंटेक्स तो सेम होता है। किसी भी लैंग्वेज में आप देख लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं जो उसका सिंटेक्स होता है और फ्लो चार्ट होता है, डिफिनीशन होता है, सब सेम रहता है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग अलग होता है। अब इसके लिए मैं वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप में एक वेरिएबल ले लिया i, n ले लिया, और यहाँ पर मैं n का जो वैल्यू है वो यूजर के थ्रू इनपुट कराते हैं, यानी इंटर द सिस्टम डॉट आउट println और इंटर द नंबर। यदि जितने नंबर को हम डालेंगे उतने नंबर का लूप चलेगा हमारा। अब इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के अंदर, और अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लूप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूप के बारे में बता दूँ, लूप को के अंदर हम जावा का कोडिंग को कैसे एक्जीक्यूट करते हैं। तो लूप क्या कहता है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। यदि हमारा कंडीशन ट्रू रहा तब तो लूप चलेगा, जहाँ हमारा कंडीशन फॉल्स होगा वहीं पर लूप हमारा ब्रेक हो जाता है। तो सबसे पहले ये कंडीशन को चेक कर, यदि ट्रू रहेगा तभी आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो तो वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं कंडीशन लगा दे हूँ कि जो आई जो है वो उसका जो वैल्यू है 10 से छोटा है या तो इक्वल है, ये इतना लूप लगेगा कि आई का जो वैल्यू है 10 तक चलेगा और एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। तो वैल्यू क्या है, तो आई की वैल्यू को ही प्रिंट करता जाएगा। या कोई आप किसी का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो आई में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टेबल हो जाएगा। जैसे 2 का टेबल लिखना जाए तो आई में आई इंटू 2 कर देंगे तो उसका टेबल बन जाएगा। अब इसको कंपाइल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक एरर बता रहा है, और एरर चेक कर लेता हूँ है कहाँ। तो एरर कहाँ है, हाँ, इंट की में आई कैपिटल आएगा, स्मॉल करेंगे तो केस सेंसिटिव होता है, तुरंत आपका एरर देगा। फिर एरर बता रहा है, देखते हैं अब कहाँ एरर है। एरर ये था हमारा स्कैनर क्लास का यूज नहीं किए थे, जो हम नंबर थे उसको कन्वर्ट नहीं किए थे। और एक एरर और है, जब हम इस पर वाइल कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, फिर उसके बाद अपडेट करते हैं यानी इंक्रीमेंट लगाते हैं, तब आप कंपाइल करके देखते हैं और इसको हम एक्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कंपाइल हो गया है। अब जैसे में इसका एक्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं, तो यहाँ पर नंबर मांगा कि अब देखो हमारा नंबर आ गया 2, यानी जो आउटपुट हम देना चाहते थे वो आउटपुट हमारा आ गया। इस तरह से हमारा वाइल लूप क्या कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर हम वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू चेंज करेंगे तो आ रहा है कि नहीं, केवल एक ही वैल्यू से तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज करके देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं रन करें और डिफरेंट वैल्यू को यहाँ डालने के बाद भी हमारा क्या आउटपुट आ जा रहा है। यानी कंडीशन, यानी वाइल में बताया था कि वाइल में क्या करता है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू रहा तो हमारा क्या करेगा, आउटपुट देगा, अदरवाइज वो आउटपुट नहीं देगा। अब कंडीशन में आई लेस देन इक्वल लगाते हैं, यानी जो लूप जाएगा 10 तक जाएगा। और ये जो है काउंटिंग हमारा 1 to 10 आएगा।
आउटपुट हमारा 10 तक आ गया। जैसे मैं इनपुट करता हूँ तो 2 का टेबल आ जाएगा, और 2 जैसे 1 डालेंगे तो 1 का आएगा। तो नंबर हम यहाँ पर हम चेंज करते जाते हैं और करते जाते हैं, किसी का भी यूज़ कर। इसी तरह से लूप डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में पहले क्या करता है, स्टेटमेंट को पहले प्रिंट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। यदि कंडीशन ट्रू रहा तो वो कंटिन्यू करता रहेगा, ना तो वहीं पर टर्मिनेट करेगा। तो डू में अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्सिक्यूट करा के देखता हूँ, रन करा के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेम वही जैसा मैं वाइल लूप में किया था उसी तरह से डू वाइल को भी हम कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वाइल क्या पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद लूप को कंटिन्यू करता है। यदि कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा क्या करता है। अब फार लूप में क्या करते हैं कि एक ही लाइन में जो हम वाइल और डू वाइल में करते थे, एक 3 पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, फिर कंडीशन को चेक करते थे, उसको अपडेशन करते थे, वो 3 लाइन में करते थे। लेकिन फार लूप में एक ही लाइन में सब कुछ तीनों एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। इससे हमारा कोड क्या है, रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। जो इन मेमोरी की साइज जितने अंदर स्टोर होता है वो कम हो जाता है। इससे अक्सर हम इस फार लूप का ही यूज करते हैं कोड को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक ही लाइन में हमारा तीनों काम एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फार लूप का यूज कर लेते हैं। वही काम सेम यहाँ पर भी करता है, वी आर नीड टू आई। अब जो वैल्यू में इंसर्ट करेंगे और उसके टेबल को क्या तुरंत प्रिंट कर देगा। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं, उसके बाद एक्सिक्यूट कराते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया और इसको एक्सिक्यूट कराते हैं, और जैसे नंबर डालेंगे, जिस नंबर डालेंगे उसका वो टेबल को प्रिंट कर देगा। तो ये आउटपुट हो गया। फिर नंबर आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ भी देख सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारा जंप स्टेटमेंट के अंदर 2 आता है, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है कि जो लूप के अंदर यूज होता है, और कंटिन्यू भी लूप के अंदर यूज होता है, कि लूप को जो लूपिंग चलता है उसको ब्रेक कर देता है। जैसे मैंने 1 से 10 लगाया या 1 से 100 तक लूप लगाया, लेकिन बीच में यदि हम ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके हम उस लूप को ही ब्रेक कर देते हैं। तो सेम टू सेम वही जो फार लूप में मैं यूज़ किया था, वही कोडिंग में सेम टू सेम वही उसी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये लूप चलाते हैं, और लूप चलाने के बाद वहाँ पर इस जो लूप चल रहा है उसी प्रिंट होने से पहले हम उसको मैं ब्रेक कर दे, एक कंडीशन लगाया। यदि वो कंडीशन फॉलो करता है, मैच करता है, तो वहीं पर हमारे जो लूपिंग का जो आउटपुट है उसको ब्रेक कर देता है। तो सेम टू सेम वही फायर लूप कराता है, और उसके प्रिंट होने से पहले हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो आई का वैल्यू है यदि इससे मैच कर रहा है तो वहीं पर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया, यदि आई इक्वल टू 5, यदि आई का वैल्यू जैसे 5 आता है तो वहीं पर इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो उसके आगे आउटपुट नहीं दिखाएगा, यानी हमें जो आउटपुट दिखा है 1 से 4 तक प्रिंट करेगा, 1 से 4 तक वैल्यू को प्रिंट करेगा। उसके बाद जो वैल्यू को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का इसलिए यूज़ करते हैं, किसी लूप के अंदर यूज़ करते हैं, उस लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका आउटपुट जैसे चेक कर लेते हैं, और हम इसके आउटपुट को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट सही आया कि नहीं आया। अब हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्सिक्यूट कराते हैं, अब देखते हैं हमारा सक्सेसफुल हो गया। यानी कि जैसे वो 5 के इक्वल होगा तो वहीं पर क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। यदि 7 को लगाते हैं तो 7 से पहले यानी 6 तक प्रिंट होगा और उसके बाद ब्रेक कर देगा। अब ये 1 से 6 तक प्रिंट हुआ और 7 के बाद ब्रेक कर दिया। जहाँ पर वो कंडीशन मैच कर देता है वहीं पर लूप को ब्रेक कर देगा, टर्मिनेट कर देता है। अब आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि सेम टू सेम ब्रेक की तरह होता है। ब्रेक क्या करता है कि पूरी तरह से लूप को ब्रेक कर देता है, लेकिन कंटिन्यू करता है ब्रेक नहीं करता है। जो कंडीशन मैच करता है उसी को स्किप कर देता है, बाकी वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस होता है कि ब्रेक पूरी तरह से ब्रेक कर देता है लूप को, लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि जो कंडीशन मैच करता है उसी को स्किप कर देता है और बाकी को वो प्रिंट करता जाएगा।
इसमें जो मैच करेगा, जो कंडीशन मैच करेगा उसको स्किप करेगा और बाकी को प्रिंट। जैसे इसमें जो 1 to 10 था उसमें 7 को स्किप कर दिया और बाकी को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ मैं इसको बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्किप कर देता है। जो कंडीशन मैच करेगा उसको वो स्किप कर देगा, बाकी लूप हमारा बंद नहीं होने देगा, हमारा लूप चलता रहेगा, बस उसको स्किप कर देता है। तो ब्रेक और इस कंटिन्यू में यही डिफरेंस। अब हम i=5 लिया तो 1 से 10 तक प्रिंट तो करेगा, लेकिन उसमें 5 को स्किप कर देगा, 5 नहीं दिखेगा, बाकी जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर डिफरेंस है। अब इसके जो अंदर ये 5 का वैल्यू नहीं है, बाकी सब वैल्यू आपको दिखेगा, लेकिन जो मैच करेगा उसके वैल्यू को स्किप कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो।